बच्चों लोग, आज के सेशन में हम लोग जेई मेन 29 जनवरी के शिफ्ट 1 के पेपर को डिस्कस करेंगे। उसके ट्रेंड को एनालिसिस करेंगे ताकि आने वाले सेशन का पेपर के बारे में आपके को एक कॉम्प्रहेंसिव आइडिया हो जाए। इनफैक्ट जो जेई मेन का जो सेशन 2 होगा वो सेम सेशन 1 के लाइन पे होने का चांसेस है, तो आप उसके लिए पहले से रेडी हो जाओगे। तो देर नहीं करते हुए हम मूव करते हैं फर्स्ट पेपर ऑफ 29 जनवरी का एनालिसिस पे। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जब KMnO4 को हम हीट करते हैं, ठीक है, तो डिकम्पोज करेगा। तो डिकम्पोजिशन के बाद आपका क्या फॉर्म कर सकता है, तो ध्यान देना। ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी का लाइन से लिया हुआ है। तो एनसीईआरटी का बुक खोलोगे तो आपको ये दिखेगा कि NO4 को जब हम हीट करते हैं तो K2MnO4 फॉर्म करता है, प्लस MnO2 बनता है, प्लस O2 बनता है। अगर आप देखोगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ध्यान देना K2MnO4 एंड MnO2, आपका जो ऑप्शन 2 होगा ये होगा करेक्ट। सिंपली डी ब्लॉक का जो भी क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी के लाइन से बाहर नहीं आता, तो आपको डी ब्लॉक के चैप्टर के लिए आपको सिंपली एनसीईआरटी को फॉलो करना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा कुछ करना चाहते हो तो 2023-22 का पेपर्स ऑफ डी ब्लॉक को एनालाइज कर लो, उससे बाहर चीज़ नहीं जाने। इस क्वेश्चन के अगर हम लेवल को जज करें, इस क्वेश्चन को हम लोग रखते हैं इजी। ये इजी लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हुए चलो अगर सामने एक रेटेंट दिया हुआ है, साइक्लोअल्कीन साइक्लोहेक्स, बेसिकली साइक्लोहेक्सीन है। इसमें Cl2 है। Cl2 के सामने आपके पास बेसिकली क्या है, दो कंडीशन है, एक है सनलाइट लिया हुआ और एक लिया है CCl4। तो जब भी हम बात करते हैं सनलाइट का, तो सनलाइट में बेसिकली रेडिकल फॉर्म करता है। तो रेडिकल कहाँ फॉर्म करेगा, तो जहाँ रेडिकल स्टेबल होगा। तो आपको पता है कि साइक्लोहेक्सीन के डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन में, यहाँ पे मैं H को मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर हम H को निकाल कर रेडिकल फॉर्म करते हैं तो रेडिकल में रेजोनेंस होगा और रेडिकल स्टेबल होगा, तो यहाँ पे रेडिकल फॉर्म करेगा। और ये रेडिकल जो है क्लोरीन पे अटैक करके क्लोरीन को यहाँ पे जोड़ लेगा। यानी इस केस में जो आपका ऑप्शन ए बनने वाला है, उसमें रेडिकल जहाँ स्टेबल होगा वहाँ पे हाइड्रोजन हटा के वहाँ पे हम लगा देंगे क्लोरीन को। तो आपका ऑप्शन ए आपके सामने बन चुका है कि ये कैसा दिखेगा, तो ये सिंपली लिखेगा कि डबल बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट पोजीशन में क्लोरीन को जोड़ देंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, आपके सामने CCl4 लिया हुआ नीचे वाले केस में, तो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 अल्किन में करता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी आपका अल्किन टूटेगा, ठीक है, और अल्किन जो ब्रेक करेगा तो यहाँ पे जो Cl2 है ब्रेक करेगा, तो इस ब्रेकेज में Cl प्लस Cl माइनस के फॉर्म में टूट जो है पोलराइजेशन होने वाला है चार्ज का। तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और Cl दोनों जगह जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका B। यानी इस केस में वो करना था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगर आप देखोगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ध्यान देना आपका जो ऑप्शन 2 होगा वो हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। इस क्वेश्चन का लेवल को हम देखें तो इस लेवल में बेसिकली आपके पास फ्री रेडिकल का रिएक्शन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था, प्लस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रिएक्शन कॉन्सेप्ट था। तो इस लेवल को हम लोग मीडियम से डिफिकल्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि एक कुछ कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया हुआ है। कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया हुआ है, तो सनलाइट का रिएक्शन डिस्कस किया हुआ है, बट सनलाइट में रेडिकल का स्टेबिलिटी के बारे में ऐसा कोई कमेंट नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को मीडियम से लेकर डिफिकल्ट में डाल सकते हैं। बट एक क्वेश्चन अगर आप थॉरली पढ़ोगे या फिर पास से पेपर को अगर आप एनालाइज कर चुके होगे तो क्वेश्चन आपसे बन। तो चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में आपके पास एक रिएक्टेंट है जिसमें एक ईथर है और आपके पास अल्कीन है। ईथर है और अल्कीन है, ठीक है, और यहाँ पे HBr है एक्सेस में। तो बेसिकली यहाँ पे आपको रिएक्शन जब करोगे तो अल्कीन में HBr ऐड होगा, तो मार्कोनी का यूज करेंगे हम लोग, मार्कोनी का एडिशन का यूज करके अल्कीन में HBr जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे HBr का यूज करके हम लोग ईथर को तोड़ेंगे, ईथर का क्लीवेज होगा, ईथर पे अटैक करके क्लीवेज होगा। तो दोनों चीजों पॉसिबिलिटी को हमको सोचे चलना है। तो ध्यान देना, अगर मार्कोनी का यूज करते हो तो उसमें क्या होने वाला है, तो मार्कोनी का में क्या होगा, आपका अल्कीन का पाई बॉन्ड टूटेगा और कटायन स्टेबल कहाँ बनने वाला बच्चों, तो कटायन स्टेबल बनने वाला है बेंजीन के पास में, जहाँ पर रेजोनेंस होगा तो कटायन यहाँ फॉर्म करेगा। यानी अब जो Br है, तो Br है जहाँ पे कटायन स्टेबल हो वहाँ पे Br को जोड़ोगे, ठीक।
तो ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा इस केस में, बात समझ में आ गया। और एच को यहाँ जोड़ेंगे, तो नॉर्मली एच को हम दिखाते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका मतलब ब्रोमीन यहाँ जोड़ दिया हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे इथर क्लीव करना है, तो ध्यान देना, आप यहाँ से बॉन्ड अगर तोड़ते हो तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा, पॉजिटिव यहाँ बनेगा, जो कि हाईली अनस्टेबल है, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा नहीं। प्लस यहाँ पे जो है ओ का लोन पे का रेजोनेंस है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर भी है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ये दो रीजन है कि यहाँ से ओ और सी का बॉन्ड हम नहीं तोड़ेंगे इस पोजीशन, क्लियर रहेगा। अल्टीमेटली बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक है। जब यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ओ के पास जुड़ेगा एच और इस सी के पास जुड़ेगा बी आर। यहाँ पे बी आर जोड़ोगे, यहाँ बी आर जोड़ोगे इसी के साथ, और यहाँ पे जोड़ोगे एच जोड़ोगे। अगर आप देखोगे तो आपका जो आउटकम दिखेगा, आउटकम कुछ ऐसा दिखने वाला होगा। यहाँ पे ओ पे जुड़ चुका है, नीचे वाले में जो भी यहाँ ब्रोमीन होगा, और यहाँ पे CH3 था, प्लस बाहर में क्या गया, तो CH3 CH2Br चला जाएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है किस ऑप्शन से मैच करने वाला है, तो हमारा सॉल्यूशन मैच करेगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन का लेवल अगर हम जज करें तो क्वेश्चन का लेवल जो है इसको मीडियम से डिफिकल्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल कॉन्सेप्ट को लिंक किया गया है क्वेश्चन में, तो इजी तो नहीं बोलेंगे, तो मीडियम से डिफिकल्ट में है। इस जो ये जो पेपर है, ये पेपर आपके 27 जनवरी के पेपर से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया था, ठीक है। कोई वरी नहीं है, आप ध्यान देना, क्योंकि जेईई मेन वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो या आसान हो आपके सेशन में मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपका जो रैंकिंग आएगा आपके सेशन में आने वाला है, आपको दूसरे सेशन से आपके रैंक को क्लब नहीं किया जाता। तो आपका जो रैंक डिसाइड होगा आपके सेशन के परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा कि आप कैसा परफॉर्म किए हुआ एज कम्पेयर टू जो लोग आपके सेशन में ही अपेयर किए हैं। तो आपके दूसरे के सेशन में जो लोगों को इजी पेपर मिल रहा है या जो भी पेपर आया है उससे आपका कोई मतलब नहीं हो, ठीक है। बस आपको अपने सेशन में बेस्ट अटेम्प्ट दे के आना है, बस इतना दिमाग में रखना, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। है ना, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज अ ब्रिजिंग कार्बोनाइल लिगेंड। तो ध्यान ना, ये जो कार्बोनाइल का जो फिगर है ये हमारे एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी बुक में इसका डायग्राम बना हुआ है सारे कार्बन ग्रुप्स का, जो यहाँ पे दिया हुआ कंपाउंड्स का, तो उसके सामने लोग लेके चलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में आपको दिख जाएगा इन सारे का फिगर। तो आपके क्वेश्चन का डिमांड क्या था, तो क्वेश्चन का डिमांड था कि किसमें ब्रिजिंग कार्बोनाइल है, मतलब ऐसा सीओ होना, कार्बन का मतलब सीओ होना चाहिए जो मेटल को ब्रिज करे। तो ध्यान देना, अगर आप फिगर को देखोगे तो इस कंपाउंड में देखोगे तो यहाँ पे बीच में देखोगे ये वाला, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ पे है, ये दोनों मेटल को क्या कर रहा है, ब्रिज की तरह काम कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोबाल्ट CO8, ये कंपाउंड इसका आंसर होने वाला है। तो ये क्वेश्चन का लेवल जो है इजी से मीडियम में डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं एनसीईआरटी को स्किप करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसके लाइंस को, उसके फिगर को आप पढ़िए, जेईई मेन उससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। तो चलो मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। फिफ्थ नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें बोला हुआ है कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर of compound and the most stable rotating structure having least energy is called। ध्यान ना, जब भी आपका एक्चुअल फिगर कोई है और उसका अगर हम रेजोनेंस ड्रॉ करें, जिसका एनर्जी कुछ यहाँ मैं प्लॉट कर रहा हूँ, तो सबसे लीस्ट एनर्जी किसका हो रेजोनेंस में, तो इस यहाँ पे जो मैं इसको ए बोल रहा हूँ, बी बोल रहा हूँ, सी बोल रहा हूँ, ABC क्या है, ABC कंपाउंड का रोटेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो ABC में सबसे लीस्ट एनर्जी किसका, ए का है, ए का लीस्ट एनर्जी है, और ये है आपका एक्चुअल कंपाउंड। इसके बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो आपका जो ऑप्शन 2 होगा ये होगा करेक्ट। तो बेसिकली रेजोनेंस एनर्जी का डेफिनेशन का क्वेश्चन था। अगर आपको रेजोनेंस एनर्जी का डेफिनेशन क्लियर है तो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए था। इस क्वेश्चन का लेवल का हम बात करें तो इसको बोलते हैं इजी लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। है ना बच्चों, इस क्वेश्चन बोला गया व्हाट इज द इफेक्ट दैट ऑकर बिटवीन लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड। तो लोन पेयर पाई बॉन्ड में क्या होता है, ध्यान देना, जब भी मान लेते हैं तेरे पास कोई पाई बॉन्ड है और साथ में बगल में एक एटम पे लोन पेयर है, तो यहाँ पे
बेसिकली क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है, इसमें ए और बी का पाई बॉन्ड टूटता है, लोन पर यहाँ अटैक करता है और यहाँ पे एक रेजोनेंस बनेगा जिसमें बी और सी का पाई बॉन्ड बनेगा, और जो इस पाई बॉन्ड का जो पेयर था वो ए पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आता है। तो यहाँ जो प्रोसेस होता है उस इफेक्ट का नाम रखा गया है, उसको बोला गया है रेजोनेंस। ठीक है, एक क्वेश्चन भी बहुत बेसिक लेवल से क्वेश्चन पूछा गया है, रेजोनेंस का कंडीशंस आपको क्लियर होगा तो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए था। ठीक है, इस क्वेश्चन का लेवल हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे लेवल ईजी। तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। ध्यान रखो बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में से पूछा गया है इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो ये आप ध्यान देना, जब भी करेक्ट इनकरेक्ट बोलता है ना तो थोड़ा सा कोशिश रहना है कि यहाँ पे करेक्ट है कि इनकरेक्ट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जल्दीबाजी में हम लोग क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं, इसके चक्कर में हम लोग ऑप्शन आते हुए गलत कर जाते हैं। तो जब भी ऐसा हो कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है तो थोड़ा सा 1-2 सेकंड टाइम देना है ताकि आपको क्या पता करना है पता होना चाहिए। यहाँ बोला गया है कि हमको इनकरेक्ट चीज को ढूंढना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, डेल्टा जी जीरो फॉर रिवर्सल प्रोसेस। रिवर्सल मतलब जो प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे होगा, तो ध्यान देना डेल्टा जी जीरो होता है, यानी ये ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। डेल्टा जी नेगेटिव फॉर स्पोनेंस प्रोसेस, तो ये सही बात है कि जो भी प्रोसेस स्पोनेंस होता है उससे डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जो प्रोसेस नॉन स्पोनेंस होता है उससे डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी 1, 2 एंड 4 का जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर स्पोनेंस प्रोसेस, गलत है, क्योंकि डेल्टा जी स्पोनेंस प्रोसेस का क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था, यानी थर्ड जो स्टेटमेंट होगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड था इनकरेक्ट कौन है। तो चलो, ये क्वेश्चन का लेवल इजी था, ये सिंपल आपके गिब्स एनर्जी के स्टेटमेंट और उसके इक्विलिब्रियम से लिंक करके क्वेश्चन जो बनता है उसे पूछा गया था। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपसे इजीली बनना चाहिए। तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस। ध्यान बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में क्या है, आपके डी ब्लॉक से क्वेश्चन लिंक है। डी ब्लॉक में हमको कंपाउंड पढ़ना है KMnO4। तो बोला गया है कि अगर मीडियम अल्कलाइन होगा तो KMnO4 आयोडीन को, यानी आयोडाइड आयन यानी I- को कहाँ पे भेजता है। तो सिंपल सा ध्यान देना, यहाँ पे जो होने वाला है, तो अल्कलाइन मीडियम में ध्यान देंगे आप लोग कि KMnO4 जो है यानी MnO4 माइनस, ठीक है, MnO4 माइनस, इसमें अगर हम I- डालते हैं तो अल्कलाइन मीडियम में होता है क्या है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये जाता है MnO2 में, और जो I- हो जाता है IO3- में, यानी जाता है आयोडेट आयन में। यहाँ पे I का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, I- में -1 है, यानी यहाँ होगा -1 और यहाँ होगा +5। ठीक, तो बोला गया है डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन द कंपाउंड ए। कंपाउंड ए में उसका जो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5, यानी आपका जो ऑप्शन 3 होगा ये होगा करेक्ट। अभी जो क्वेश्चन है इसका लेवल हम लोग मीडियम रखते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं एनसीईआरटी के रिएक्शन को बाईपास कर देते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी के रिएक्शन को थोड़ी स्टडी करना है, आपको समझना है कि अल्कलाइन मीडियम है, क्योंकि मीडियम अगर एसिडिक होता है तो आंसर कुछ और होता है। अगर हम इसी बोलते हैं कि KMnO4 का मीडियम एसिडिक होता है, अगर मान लेते हैं तो एसिडिक मीडियम में I- से जाता है I2 में, यानी इस केस में अगर मीडियम एसिडिक कर ले तो ये जाएगा MnO4 जाएगा Mn+2 में जाएगा, और I- जाएगा I2 में। तो मीडियम इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे याद नहीं करते हैं, इसलिए मीडियम अपने इस क्वेश्चन के लेवल को मैं मीडियम रखा हूँ। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आप थॉरली पढ़ोगे एनसीईआरटी को तो क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन में ध्यान ना बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके सामने एक रिएक्टेंट पार्टिकल लिया हुआ है, इसका कॉमन नेम बोलते हैं, कॉमन नेम इसका स्टाइरिन होता है। ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपके साथ बोल रहा हूँ कि स्टाइरिन बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप में इसमें हम आपके सामने अल्किन सिस्टम है, इसमें डाला गया हाइड्रेशन किया गया। तो हाइड्रेशन से क्या हो, मार्कोनिक तरीके से आप वाटर को ऐड करोगे, तो वाटर जब ऐड करोगे तो क्या होगा, आपका जो अल्किन का पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और OH ऐड होगा, जहाँ पर कैटायन स्टेबल होगा। तो कैटायन स्टेबल कहाँ होगा, कैटायन स्टेबल
जो होगा इस पॉइंट पे होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रिंग का रेजोनेंस होगा, तो वहाँ पे करंट को स्टेबल कर लेना, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पे ऐड कर देंगे हम लोग OH को, यहाँ OH ऐड कर दिया, यानी बन गया है अल्कोहल। अगले स्टेप में अल्कोहल सेकेंड डिग्री है, तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर डालेंगे CrO3, तो इसका ऑक्सीडेशन होकर बन जाएगा कीटोन। तो अभी जो होगा सेकेंड अल्कोहल, यहाँ पे इसको हटा के वहाँ पे अल्कोहल में लगा देना, मेरे को क्या लगा देना है, कीटोन। एक कीटोन ऑक्सीडेशन होकर बन चुका होगा। थर्ड स्टेप में जो होता है NH2NH2OH माइनस है, ये वुल्फ किचनर रिडक्शन है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जब भी कोई कीटोन होगा उसमें आप डालते हो वुल्फ किचनर के रिएजेंट को, तो इसमें क्या होता है, जो कीटोन ग्रुप है उसको आप हटा के वहाँ पे 2H को लगा देते हो, यानी उसको भेजते हो उसको करस्पॉन्डिंग अल्केन में उस पॉइंट पे। यहाँ भी आपका जो O है वो हटा देना है आपको, और वहाँ पे लगा देना है, क्या लगा देना है, H लगा देना है। तो H को दिखाना नहीं दिखाना बराबर है, मैं दिखा दे रहा हूँ। और सेप ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए आप उसे हटा भी सकते हो, तो मैं हटा भी सकता हूँ इसको। आपका जो कंपाउंड दिखेगा, कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो कंपाउंड ऐसा दिखेगा, मतलब आपका जो ऑप्शन 3 होगा इसका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन जो था आपके एनसीईआरटी के रिएजेंट का बस एप्लीकेशन था, मल्टीपल रिएजेंट एक ही क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन के लेवल को मैं मीडियम बोल दे रहा हूँ। बट अगर आपको इन्फॉर्मेशन का एप्लीकेशन करने आता है तो क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ईजिली आपसे बन जाएगा। तो चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के। है ना बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके सामने बोला हुआ है कि एक कंटेनर है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो कुछ प्रेशर H2 का होगा और कुछ प्रेशर O2 का होगा। अब इन दोनों का प्रेशर का रेशियो डिमांड किया गया है। इन दोनों का प्रेशर का रेशियो आपको निकालना है ना। जो प्रेशर किसी भी गैस का होता है उसके मोल का प्रोपोर्शनल होता है। तो सिंपली क्या करना है, आपको मोल पता करना है। तो आपको पता है यहाँ पे मोल नहीं दिया, पे आपको वेट दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, तो उसका वेट है 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 2 मोलर मास ऑफ H2। और मोल ऑफ O2 कितना होगा, तो वेट दिया है 1 ग्राम और मोलर मास O2 का होता है 32। ये हो जाएगा इसका मोल, ठीक है। दोनों का मोल मिल गया। अब हम सिंपली क्या करना है, दोनों का जो पार्शियल प्रेशर का रेशियो होगा दोनों के मोल के रेशियो के इक्वल होता है। तो P ऑफ H2 बाई P ऑफ O2 इक्वल टू क्या होगा, हाफ डिवाइडेड बाई 1/32। इसको ऊपर ले लोगे तो आपका जो रेशियो आएगा ये हो जाएगा 16:1 हो चुका होगा, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल पे क्वेश्चन है, आपके बस आइडियल गैस इक्वेशन का एप्लीकेशन है। और आपको बस ये पता होना चाहिए कि प्रेशर जो होता है, यानी पार्शियल प्रेशर होता है गैस का, उसके मोल के प्रोपोर्शनल होता है, जिसको आप बेसिकली पढ़ते हो डाल्टन्स लॉ में, ठीक है। बच्चों लोग, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेवल बोलोगे तो क्वेश्चन का लेवल को मैं बोलूँगा इजी है, बहुत इजीली आपसे बनना चाहिए। तो हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के एनालिसिस। इस क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन लिया हुआ मेटलर्जी चैप्टर से। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, ये चैप्टर एनटी के सिलेबस का पार्ट नहीं था। इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन 10, ये भी आपके एनटी का पार्ट नहीं है, क्योंकि गैसेज स्टेट से जो कि आपके लेवल से हटा दिया गया है। बट कुछ हद तक क्या है, गैसेज का जो क्वेश्चन है वो मोल कॉन्सेप्ट से लिंक हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का होना में कोई जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर एनटीए खुद को बोलता है कि मेटलर्जी चैप्टर को हम नहीं इंक्लूड करते सिलेबस में, तो क्वेश्चन 11 आपके पास नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हमको ये सीख लेना है कि आपके पेपर में जो पोर्शन डिलीट किया है उसे भी क्वेश्चन आने का स्कोप है। तो अगर आपका सिलेबस अच्छे से रेडी हो चुका है तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि जो पोर्शन डिलीट हो चुका है उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना है, ताकि इस तरह के सिचुएशन में आप फंसो ना और क्वेश्चन को सही से बना के निकल जाए, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे लेफ्ट कॉलम में क्या है, कुछ ओर्स का नाम है, उसका कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, और आपसे बोला गया दोनों का करेक्ट मैच क्या होगा। तो ध्यान देना, जो ऑप्शन सी है, सी में बॉक्साइड क्या होता है, सी पी से मैच करेगा, ठीक है। तो सी का पी से पी का मैच आपके पास एक ही जगह पे है, ऑप्शन 2 में। बाकी मैच को हम देख लेते हैं। क्राइलाइट का मतलब होता है Na3LF6, यानी बी जो है एस से मैच करेगा। डोलोमाइट होता है MgCO3 NCO3 का मिक्सचर होता है। और फ्लोरोस्फार जो होता है, ये जो होता है वो
क्यों होता है? तो अगर आप देखोगे तो जो करेक्ट मैच होने वाला है टू होगा, ऑप्शन टू होगा करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, बट क्या है प्रॉब्लम क्या है कि एनटीए बोल चुका था कि ये चैप्टर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था, बट अगर आ चुका है तो ये इसका सही आंसर। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस। बताओ ना, इस क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज और आर कन्फर्म्ड बाय अपीयरेंस ऑफ ब्लड रेड कलर विद FeCl3 इन लैसाग्नी टेस्ट। ध्यान देंगे, जब भी आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो होता है, अब कार्बन के साथ अगर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों होता है और हम सोडियम जो यूज कर रहे हैं उसका अमाउंट अगर लिमिटेड होता है, क्या होता है, लिमिटेड होता है, तो उस केस में तीनों मिलके थायोसाइनेट आयन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम ऐड करते हैं Fe+3, तो यहाँ पे ब्लड रेड कलर का आपका अपीयरेंस होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक थायोसाइनेट। ठीक है, यानी जो ब्लड रेड कलर अपीयर हो रहा है, इसका मतलब आपके सिस्टम में कार्बन के साथ सल्फर और नाइट्रोजन दोनों और भी होगा। ठीक है, ऑप्शन जो टू होगा ये होगा करेक्ट। इसलिए इसको हम लोग सिंपली इजी लेवल पर डाल सकते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे क्वालिटेटिव एनालिसिस जो दिया हुआ आपके ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर में, ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां से लिया हुआ है। बच्चों मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस। ना बच्चों, आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स डिक्रीज फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड। ठीक है, ध्यान देना, आपका ग्रुप 14 में कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, SN होता है और PB होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता नीचे है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। आपके पास लेड में क्या होता है, लेड लेड का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 82। 82 में अगर इसे हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये होता है जेनन 4F14। ठीक है, 5D10 एंड 6S2 6P2। तो यहाँ पे जो 4F14 है 5D10 है, इनके कारण फोर्स शील्डिंग होगा, आउटरमोस्ट सेल्फ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो उनका इलेक्ट्रॉन होल्डिंग पावर बढ़ जाता है। तो पीबी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है SN से ज़्यादा हो जाता है, यानी पीबी का वैल्यू SN को से ऊपर रहे, डाउन द ग्रुप में घटता है, बट लेड का लोएस्ट नहीं होता। लेड का आई थिंक 1.9 होता है और सिर्फ अब SN का 1.8 होता है, यानी इसका मतलब आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक, हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का। इसमें ग्रुप 14 हैज मेटल, तो SN और लेड क्या होगा, मेटल होता है। बात समझ में आया, सिलिकॉन जर्मेनियम में मेटलॉइड होता है, ये दोनों का बोल सकते मेटलॉइड लिस्ट में। और जो कार्बन होता है, तो कार्बन जो होगा, एक कार्बन होता है नॉन मेटल, कार्बन हो गया नॉन मेटल। ठीक है बच्चों लोग, तो आपका जो स्टेटमेंट 2 है क्या होगा, करेक्ट। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन वाला होने वाला है होगा 4, यानी आपका स्टेटमेंट 1 क्या होगा, इनकरेक्ट, 2 क्या होगा, करेक्ट। क्वेश्चन का लेवल जो है इसको मैं मीडियम से डिफिकल्ट में डालूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये पता नहीं है कि ट्रेंड में एक्सेप्शन कहाँ होने वाला है। ठीक है, तो मीडियम से डिफिकल्ट में डाल सकते हैं। तो आपका सिलिकॉन लेड में लेड का वैल्यू हाई होता है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बाकी मेटलॉइड और मेटल का लिस्ट तो नॉर्मली आपको याद हो। तो आपका जो स्टेटमेंट 1 है इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाता है। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा कॉशियस रहना है, थोड़ा सोचना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। नेक्स्ट टाइम जो भी पेपर होने वाला है आपको देखना है कि इस तरह क्वेश्चन आपसे दोबारा रिपीट हो सकता है, सेम या सिमिलर टॉपिक। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस। यहाँ बोला हुआ है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन्स गिव्स विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड। हाँ ना, प्रोटीन जो होता है अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो अल्फा अमीनो एसिड अगर आपको याद हो, इस अगर पॉलीमराइज करेगा तो मिलता है हमको प्रोटीन। क्या मिलता है, तो हमको मिलता है प्रोटीन मिलता है। तो अल्फा अमीनो एसिड पॉलीमराइज करके बनाता है प्रोटीन। तो प्रोटीन को तुम हाइड्रोलाइज करोगे, प्रोटीन को तुम फर्दर ब्रेक करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको अल्फा अमीनो एसिड। यानी इसका मतलब आपका जो ऑप्शन 1 होगा ये होगा करेक्ट।
क्वेश्चन बहुत फंडामेंटल लेवल से पूछा गया था। बस ये प्रोटीन किसके पॉलीमराइजेशन से फॉर्म करता है, प्रोटीन किसके पॉलीमराइजेशन से फॉर्म करता है, बस आपको ये पता होगा तो क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे बन जाए। तो क्वेश्चन के लेवल को हम लोग जज करेंगे तो ये होगा इजी। तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। तो चलो यहाँ देना, इस क्वेश्चन में आपके सामने दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कैनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इन अ पीरियड। ये तो गलत है ना। जब भी अलोंग द पीरियड मूव करते हैं हम लोग तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज करता है। आउटरमोस्ट सेल पे जो इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो आनेशन एंथैल्पी भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 बोला गया है कि इन अ पीरियड जेड डोमिनेट्स ओवर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये भी सही है, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो इंक्रीज कर रहा हुआ है वो स्क्रीनिंग वैल्यू से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, जेड इफेक्टिव जो होता है, जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, इसको बोला गया जेड इफेक्टिव। तो जेड का वैल्यू क्या होता है, डोमिनेट करता है, तो इसलिए क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। और आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, नेशन एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज करता है। यानी आपका स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट है, 1 क्या इनकरेक्ट है, यानी 4 जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन 1 इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। तो चलो इस क्वेश्चन का जो लेवल है उसको मैं इजी रखूंगा, क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर हल्का भी आपको आनेशन एंथैल्पी का ट्रेंड पता है और स्क्रीन कांस्टेंट क्या होता है तो क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपके सामने एनिलीन लिया हुआ है ऑन Br2CH2 है। ध्यान देना, एनिलीन पे लोन पेयर होता है, इसके कारण क्या होता है, इसके ऑर्थो पोजीशन और पारा पोजीशन पे डेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। और Br2CH2 से इलेक्ट्रोफाइल क्या क्रिएट होता है, Br प्लस, पोलराइजेशन कारण होगा। तो Br प्लस जब जोड़ेंगे तो ऑर्थो या पारा पे जुड़ेगा। तो अगर इसको हम ऑर्थो पे जोड़ते हैं तो आप पाई बॉन्ड तोड़ोगे, तोड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर Br जुड़ेगा यहाँ पे चार्ज नेगेटिव बनेगा, तो बगल वाले पोजीशन में क्या बनेगा, चार्ज पॉजिटिव बनना चाहिए। ठीक, यानी ये मैच करेगा मेरे ऑप्शन 2 से। मेटा पर अटैक होता नहीं, इसलिए ऑप्शन 1 को आप हटा सकते हो। अगर ऑप्शन 1 हटेगा तो ऑप्शन 3 भी हटेगा और ऑप्शन 4 भी हटेगा। इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन 2। इस क्वेश्चन में पारा वाला अटैक वाला ऑप्शन दिया नहीं था, अगर देता तो उसको हम कंसिडर करते। यानी किसका बात करें, यानी अगर पारा पोजीशन में हम अटैक करवाते, यानी ब्रोमीन में यहाँ जोड़ते, ठीक है, तो उस केस में आपका जो पॉजिटिव बनता, अगर यहाँ बॉन्ड होता तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे बनना चाहिए था पॉजिटिव। तो ऐसा कोई ऑप्शन होता तो हम टिक करते, बट ऐसा ऑप्शन था नहीं, इसलिए जो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑप्शन 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन का लेवल इजी है क्योंकि फंडामेंटल पूछा हुआ है, तो लेवल इजी है और ऐसा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। तो चलो मूव करें हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस। ध्यान चलो यहाँ पे यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ कॉलम दिया हुआ है जिसमें आपके सामने कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कुछ कैटलिस्ट है, कुछ विटामिन है, कुछ हीमोग्लोबिन है, ठीक है। और आपको उसमें क्या मेटल मौजूद है उसे लिंक करना है। तो ध्यान ना, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, तो डी के साथ क्या मैच करेगा, तो डी के साथ आर होना चाहिए। डी के साथ देखोगे, डी के साथ आर कितना है, एक ही जगह पे है डी के साथ आर, यानी आपका जो 1 होने वाला है वो करेक्ट होने वाला है, ठीक है। डी के साथ क्या होगा, आर होगा, बात समझे। सिमिलरली जिगलैंड कैटलिस्ट में क्या होता है बच्चों, टाइटेनियम होता है, तो सी के साथ क्या होगा, सी के साथ पी होना चाहिए, बात समझ में आया। विनिक्लिसन कैटलिस्ट में जो होता है बच्चों ये होता है रोडियम होता है, तो बी के साथ आपका जो होगा, जिगलैंड कैटलिस्ट में टाइटेनियम होगा, हेमोग्लोबिन में आयरन होगा, विल्किंसन कैटलिस्ट में रोडियम होता है, यानी बी के साथ एस होगा। और विटामिन जो B12 होता है तो उसमें क्या होता है, कोबाल्ट होता है। तो आपका जो इस मैच का जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है 1। तो सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर में ये सारी लिस्ट आपको, ठीक है बच्चों लोग। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस। ध्यान दो बच्चों लोग, यहाँ पे दिया हुआ है, क्रिएशन दिया हुआ है K2CR2 H2O2 H2SO4 ईथर कोल्ड इन कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पे कंपाउंड X है जो क्रोमियम कंपाउंड है, और बोला कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द कंपाउंड X इज। तो यहाँ ना यहाँ पे बनता है CrO5,
इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो ब्लू कलर का होता है। अब इसका हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो बॉन्ड तोड़ने पे आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दिखेगा। अगर आप इसमें x मान के निकालोगे ना तो गलती कर जाओगे, तो यहाँ पर क्रोमियम +10 दिखेगा। x माइनस एक्स प्लस 5 इंटू -2 करोगे ना, और ऐसे करके मैथमेटिकल तरीके से निकालो तो ये गलत हो जाएगा, x+10 आ जाएगा, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्लस, किसी से बियॉन्ड हो नहीं सकता है। हमको इसका फिगर पता होना चाहिए। फिगर होता है CrO5 होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। अब हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे Cr और O में 6 बॉन्ड बना हुआ है। हर बॉन्ड जब टूटेगा ना, हर बॉन्ड जब ब्रेक करेगा, बॉन्ड ए टूटेगा, ए टूटेगा, ए टूटेगा, ए टूटेगा, और यहाँ 2 बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे +6 स्टेट ये पहुँचेगा क्रोमियम, यानी इसका आंसर होगा 1। 1 करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का अगर हम लेवल बोले तो ये आपके एनसीईआरटी के बियॉन्ड है, तो इसको मैं मीडियम से डिफिकल्ट में डाल सकता हूँ। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा हुआ तो क्वेश्चन आपसे बन सकता था। ठीक है बच्चों लोग, मूव करते हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस। ध्यान दें बच्चों लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसका बैलेंस इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है इन बेसिक मीडियम, आउटकम Cl- एंड ClO-। ठीक है, बहुत सिंपल, आपको सिंपली क्या करना है ना, आप क्या करोगे ना, XYZ का जो वैल्यू है ना, ऑप्शन को पुट कर दो क्वेश्चन में, आपसे बन जाएगा। ठीक, तो पहला अप्रोच है कि ऑप्शन को पुट कर दो, बन जाएगा। तो ऑप्शन को देखेंगे कि बैलेंस करने के लिए अगर x में अगर 1 पुट करेंगे तो आपका z और p अगर 1 1 होगा तो भी चलेगा, x 1 होगा, और z और p अगर 1 1 होगा तो आपका काम हो जाएगा। तो x z और p 1 1 कब है देख लो यहाँ पे। तो x को अगर हम 1 लेंगे तो उस केस में यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। बात समझ में आया? और उसके अकॉर्डिंग जो होगा, आप यहाँ पे OH अगर लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग उसको बैलेंस करने की कोशिश करो। तो एक तरीका ऐसा हो सकता है, दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि आपको रेडॉक्स का बैलेंसिंग आना चाहिए। रेडॉक्स में क्या होता है कि बेसिक मीडियम में ये जा रहा है Cl- एंड ClO- में, और ये रिएक्शन कैसा डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, Cl2 एंड Cl2, एक होगा रिड्यूज, एक होगा ऑक्सीडाइज। तो इसको मान लेते हैं रिड्यूज हो रहा है, तो यहाँ 2 सील, तो यहाँ 2 सील होगा, गेन 2 का होगा। यहाँ पे 2 सील, तो यहाँ भी 2 लगा दे, यहाँ पे लॉस होगा 2 का, क्योंकि यहाँ +1 स्टेट में क्लोरीन है। 2 गेन 2 लॉस है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का लॉस इक्वल है। राइट हैंड साइड में कितना नेगेटिव है, तो राइट हैंड साइड में आपके पास टोटल 4 नेगेटिव है। अब 4 नेगेटिव बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में कितना होगा, 4 OH होगा, तो Cl2 +4 OH होगा लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड के H को बैलेंस के लिए राइट में कितना आप लोगे, वाटर। तो यहाँ पे चूंकि 4H है, तो 4H को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2H2 लेना पड़ेगा हमको। अब इस यहाँ पे अब 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो Cl2 का वो 1 होगा, OH के पास 2 होगा, और बाकी यहाँ पे Cl- एंड ClO- के पास 1 1 होगा, यानी आपका ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, 1 होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला बच्चे लोग, Y2, बाकी सब 1 कहाँ दिया हुआ है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4 में, तो 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो या तो आप ऑप्शन पुट करके निकाल सकते थे, या तो आपको रिडॉक्स का बैलेंसिंग क्लियर तो होगा तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन का लेवल हम लोग रखेंगे इजी से मीडियम, डिपेंडिंग अपॉन आप लोग कितना याद रखते हो चीज़ों को, टॉपिक्स को। इजी से मीडियम इसको रखा जा सकता है। तो बच्चे लोग मूव करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस पे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, इसमें रुबिडियम जो है 37 है, और ये क्वेश्चन इनफैक्ट क्या है कि आपके पास से पेपर नीट में आया हुआ है, नीट में आ चुका क्वेश्चन इस टाइप का। और अब अगर देखो तो जे में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। बस अगर आपको PYQ अगर आप किए हो तो क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे बनना चाहिए। तो बोला गया कि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा क्वांटम नंबर वैलिड होगा, तो रुबिडियम का जो आउटरमोस्ट कॉन्फिगरेशन होगा ये होगा क्रिप्टन 5s1। ठीक, इसका मतलब आपका N होगा 5, L होगा 0, Ml होगा 0, और MS होगा प्लस। हाँ, यानी ऑप्शन जो ए होगा 1 होगा, ए होगा करेक्ट। बच्चों लोग, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। लेवल इस क्वेश्चन का इजी रहेगा। हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के
एनालिसिस पे। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है मोरिटी पता करने के लिए, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन का जिसका डेंसिटी दिया है 1.5 ग्राम पर एम और आपको पास परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है 36% जो है सॉलिड मौजूद है, और मोलो मास सॉलिड का दिया 36 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। ध्यान देना, आप क्या करना, आप सॉल्यूशन के वेट को एज्यूम कर लेना 100 ग्राम, ठीक है, इसको मान लिए हम लोग 100 ग्राम। इसमें से सॉलिड जो है सॉलिड कितना होगा, तो 36 ग्राम सॉलिड होगा, क्योंकि मोलर मास जो सॉलिड का है वो दिया है 36, तो इसका मोल कितना हो जाएगा, इसका मोल हो जाएगा 1। तो सॉलिड का मोल मेरे को मोल मिल गया। अब मेरे को चाहिए मोरिटी के लिए, तो मोरिटी निकालने के लिए हमको मोल चाहिए, मोल हम 1 मिल चुका है, डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए इन लीटर में। आपके पास डेंसिटी दिया हुआ, डेंसिटी दिया हुआ तो वेट ऑफ सॉल्यूशन को डिवाइड करें डेंसिटी से, तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम निकलेगा निकलेगा 100 डिवाइडेड बाई 1.5। अभी जो निकलेगा निकलेगा एम एल, ये आपका एम एल में आने वाला है, चूंकि आपको डेंसिटी था ग्राम पर एम एल में, बट मेरे को चेंज करना है इसको किस में, लीटर में। डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से, ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू नीचे बॉटम में 1000 रहेगा, तो ये आ जाएगा 1/15 लीटर आ जाएगा। जो मोरिटी होगा ये मोरिटी हो जाएगा 1/15, एक ऊपर 15 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 15, यानी जो आपका मोरिटी आने वाला है सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 15, यानी आपका सॉल्यूशन 15 मोलर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 15। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, फंडामेंटल था, तो इस क्वेश्चन के लेवल को हम इजी से मीडियम में डाल सकते हैं। तो चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस पे। तो चलो इस क्वेश्चन में आपके सामने के नेट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो के नेट बेसिकली क्या है, K1 इंटू K2 डिवाइड K3 है। आपके सामने तीनों का एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे बोला गया है कि नेट का एक्टिवेशन एनर्जी बताना है किलो जूल पर मोल में। ध्यान देंगे, अगर एक्सप्रेशन को देखेंगे तो अगर कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होता है तो रेशियो को आप ऐड करते हो, यहीं सिंपली यहाँ पे फर्स्ट को सेकंड के साथ ऐड किया गया होगा, थर्ड के साथ माइनस किया गया होगा। तो यही काम करेंगे हम एक्टिवेशन एज के वैल्यूज में, तो यानी इसका मतलब क्या हो, पहले का वैल्यू और सेकंड को आप ऐड कर दो और थर्ड को माइनस कर दो, यानी इसका मतलब होगा 90 माइनस 60, यानी आंसर हो जाएगा आपका 30 किलो जूल पर मोल। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है ये होने वाला 30। बेस सिंपली आपके के एक्सप्रेशन को कैसे यूज करना है, उसको कैसे अप्लाई करना है, उससे बेस्ट क्वेश्चन था। तो ये इस क्वेश्चन के लेवल को हम इजी से मीडियम में डाल सकते हैं। तो चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे एनालिसिस पे। ध्यान देना, इस क्वेश्चन बोला गया बच्चों लोग कि कौन कौन सा पॉजिटिव फेरिन टेस्ट देने वाला है। तो ध्यान देना, जो फेरिन टेस्ट देता है अल्डिहाइड देता है, बट अल्डिहाइड एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। तो आपका सिस्टम अल्डिहाइड होगा, और अल्डिहाइड में एरोमेटिक अल्डिहाइड को काउंट नहीं करना है, जहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप लिंक होगा एरोमेटिक रिंग से उसको काउंट नहीं करना आपको। यानी इसमें पहला ऑप्शन एरोमेटिक अल्डिहाइड है, नहीं देगा। एल्डिहाइड सिंपल एलिफेटिक देगा, ये भी देगा। ये भी एरोमेटिक है, नहीं देगा। और ये सिंपल आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है, देगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा तीन ऐसा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है जो आपको फेरिन टेस्ट देगा, बाकी जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड इसमें टेस्ट नहीं देना। इस क्वेश्चन का लेवल हम बोलेंगे तो लेवल इजी से मीडियम डाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की इन्फॉर्मेशन आपको याद है कि नहीं याद है। क्वेश्चन का लेवल एनसीईआरटी से बाहर का चीज़ नहीं था, बस इन्फॉर्मेशन को आपको कोरिलेट करना है, आना चाहिए कि गिवन स्ट्रक्चर में कैसे फाइंड करते हैं कि कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एलिफेटिक। तो चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बोला गया बच्चों लोग कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव वन लोन पेयर इन द सेंट्रल एटम। यहाँ पे ClF3 है, XCO3 है, BrF5 है, XCO4 है, O3 है एंड अमोनिया है। ध्यान देना, इनका स्ट्रक्चर पर हम लोग चलते हैं। तो ClF3 में सेंट्रल एटम में देखोगे तो फिगर इसका में लोन पेयर कितना है, 2 दिखेगा आपको। XCO3 में देखोगे तो सेंटर पे यहाँ पे एक लोन पेयर दिखेगा आपको, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यानी ये आपका एक करेक्ट होगा। BrF5 में भी देखो लोन पेयर BR पे कितना है, 1 है, ये भी करेक्ट होगा। XCF4 में आपका लोन पेयर 2 है, तो इसको आपको काउंट नहीं करना है। ओजोन में देखना बीच वाले O पे आपके पास एक लोन पेयर है, और अमोनिया भी N पे एक लोन पेयर है, तो आपके पास टोटल एक लोन पेयर वाला कितना केसेस है, 4 केसेस है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 4। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बोले तो लेवल मीडियम के आसपास था।
अगर आपको फिगर पता है तो क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। तो चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस। तो चलो इस क्वेश्चन से पूछा हुआ है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 एंड आर पैरामेटिक एज। ध्यान देना, आपका He+2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है, ये होने वाला है 1 बट ये डायमेटिक होगा। O2-2 में बॉन्ड ऑर्डर होगा 1 बट ये क्या होगा, डायमेटिक होगा। Ne2+2 में बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा बट ये डायमेटिक होगा। F2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है बट क्या होता है, डायमेटिक होता है। B2 जो होता है, B2 का बॉन्ड 1 होगा और ये होता है पैरामेटिक, यानी आपके पास B2 जो है आपके क्वेश्चन डिमांड के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1 एंड डायमेटिक होगा। O2+2 का जो होता है बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और डायमेटिक होता है। तो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यानी गिवन क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें B2 जो है यानी एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि बॉन्ड 1 होगा और पैरामेटिक होगा, यानी इसका जो आंसर होगा ये होगा 1। तो चलो इस क्वेश्चन का लेवल जो रहेगा, आपको बॉन्ड और पता होना चाहिए, पैरामेटिक डायमेटिक कैसे फाइंड करते हैं आपको पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन का लेवल क्या था हम इजी से मीडियम में डाल सकते हैं। तो चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस। इस क्वेश्चन बोला हुआ है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन सल्फर एटम। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड का लिस्ट है, आपको बताना है किसमें सल्फर मौजूद होगा। ध्यान देना, इन सारे कंपाउंड का पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो पायरोल में आपके पास सल्फर नहीं है, फ्यूरिन में ऑक्सीजन है, सल्फर नहीं है, थाइफिन में सल्फर होगा, सिस्टीन में भी सल्फर होगा, टायरोसिन में नहीं है, पाराडीन में नहीं। तो यहाँ पे दो ऐसा कंपाउंड है जिसमें सल्फर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 होने वाला है। ध्यान ना, नॉर्मली पायरोल, फ्यूरन ये सब और थाइफिन ये सब एरोमेटिक कंपाउंड के लिस्ट में आता है, इवन पाराडीन तो ये आपको नॉर्मली याद रहता है। अब यहाँ पे सिस्टीन और टायरोसिन जो है ये आपका अमीनो एसिड्स में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सब याद होना चाहिए। तो अमीनो एसिड लिस्ट में टायरोसिन एंड सिस्टीन मिल जाने वाला है। बाकी जो 4 कंपाउंड था ये एरोमेटिक कंपाउंड की लिस्ट में आप लोग याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे इजीली बनना चाहिए। लेवल जो क्वेश्चन का है उसे मैं मीडियम रखूंगा क्योंकि बिना फिगर के आपसे बनने वाला ही नहीं था। बहुत बहुत लोग फिगर पे एफर्ट नहीं मारते हैं, याद नहीं करते, उनसे क्वेश्चन बनना मुश्किल होगा। लेकिन नॉर्मली जो इसको याद किए होंगे इसको क्वेश्चन ईजी होता है। तो चलो मूव करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे आने। इस क्वेश्चन में ध्यान बच्चे लोग, आपके सामने दिया हुआ है कि आपके पास ZnSO4 का एक सॉल्यूशन है जिसमें हम लोग 0.015 एम्पेयर का करंट पास किए हैं। ठीक है, और टाइम कितने के लिए, 15 मिनट के लिए पास किए हैं। तो बोला गया जिंक का मास कितना डिपॉजिट करेगा। तो ध्यान ना, जिंक का ZnSO4 में +2 सेट में है। अब इस +2 सेट में आप जब 2 इलेक्ट्रॉन डालते हो तो जिंक के फॉर्म में क्या होता है, डिपॉजिट करता है। तो अगर आपको पता हो तो 2 इलेक्ट्रॉन से जिंक का एक पार्टिकल डिपॉजिट करेगा, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन से जिंक का 1 मोल डिपॉजिट करता है। ठीक, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसको बोलते हैं 2 फैराडे। 2 फैराडे इक्विवेलेंट टू क्या होगा, 1 मोल जिंक होगा। पर हम क्या करते हैं, चार्ज के वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो चार्ज का वैल्यू जो हम पास किए हैं, तो चार्ज यहाँ करंट पास किया गया आई इंटू टाइम। आई का वैल्यू कितना है, 0.015 एम्पेयर। टाइम कितना है, 15 मिनट, जिसको हम चेंज करेंगे सेकंड में, तो 15 टू क्या कर दोगे 60। ये हो जाएगा आपका चार्ज का वैल्यू। अब इस चार्ज के वैल्यू को हम फैराडे में चेंज करते हैं, तो फिर फैराडे में चेंज कैसे करेंगे, तो चार्ज इन फैराडे क्या होगा, इस चार्ज के वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 96500 से। ये हो जाएगा आपका फैराडे, इतना फैराडे चार्ज पास होगा। ठीक, अब इस जितना फैराडे है उसका आधा मोल होगा, तो मोल जो होगा जिंक का इसका हाफ कर दोगे, तो हाफ कर देंगे तो जिंक का मोल कितना होगा, 0.015 इंटू 15 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 96500 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे। ये हो जाएगा मोल ऑफ जिंक। और मोल ऑफ जिंक को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, उसके मोलर मास से। मोलर मास जिंक का कितना होता है, 65। ठीक है, तो मोलर मास 65 होता है। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मोलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ उसी को भी यूज करना। तो वेट इसको मैं मोल बोल दूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमको वेट निकालना होगा जिंक का, इस मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे 65.4 से, तो मेरे को मिल जाएगा जिंक का वेट जो डिपॉजिट करेगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा, अच्छा ये वैल्यू को आपको निकालना है किसमें, मिलीग्राम में। ठीक है, तो मिलीग्राम अगर आप निकालोगे तो ध्यान देना, तो
इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो फर्दर किससे, 1000 से, ताकि चीज़ चेंज हो जाए मिलीग्राम में, और वैल्यू आ जाएगा नियरली 4.58 मिलीग्राम। मिलीग्राम। तो क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा था, डेसिमल भी था, थोड़ा सा कॉसेस रह के कैलकुलेशन करोगे तो क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के लेवल को मैं मीडियम से डिफिकल्ट में पुट करूँगा। तो चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, चलो आपके सामने ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है पास्कल में। अब बोला गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एट 283 केल्विन दिया हुआ इतना। तो आपके सामने 273 केल्विन टेम्परेचर पे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, यानी आपको हम बोल सकते हैं कि पाई 1 इक्वल टू CRT1 हो सकता है, ठीक। और पाई 2 सेकेंड कंडीशन पे आपको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम CRT2 मान सकते हैं। तो आपसे बेसिकली बोला गया है कि यहाँ पे आपका एक्स का वैल्यू निकालना, तो सिंपली आप क्या करो, दोनों का रेशियो ले लो। रेशियो लोगे तो क्या होगा, पाई 1 बाई पाई 2 इक्वल टू क्या होगा, T1 बाई T2 हो जाएगा। तो इस रेशियो जब सॉल्व करोगे, यहाँ से पाई 2 निकल के कितना आने वाला है, बस वैल्यू को पुट करो तो पाई 2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा बच्चों, हो जाएगा 72 पॉइंट, ठीक है, 22.56 इंटू 10⁴ के आसपास आएगा। तो आपको अगर इससे आप लिखोगे तो आपका जो एक्स आएगा, एक्स जो आएगा इसको आप एक्स बोल सकते हो। और आपसे अगर बोले कि नियरेस्ट इंटीजर में कितना हो सकता है एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू होना चाहिए 72.6, तो नियरेस्ट इंटीजर जो होगा वो हो जाएगा अराउंड हो जाएगा 70। तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा सा रहेगा, बट बनाओगे तो इजीली आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन का लेवल जो है उसको हम मीडियम रखेंगे, क्योंकि सिंपल है, बस एक आपको रेशियो लेना था और ज़्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत आपको नहीं, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस पे। ध्यान देंगे चलो, इस क्वेश्चन में आपके सामने कि इस रिएक्शन का केपी दिया हुआ है, आपको केसी फाइंड करना है, आपको केसी फाइंड करना है। तो ध्यान देना, आपको पास पता होना चाहिए कि केपी केसी का रिलेशन क्या होता है। केपी का लो केसी, आरटी का पावर क्या होता है, डेल्टा एनजी होता है। अब यहाँ पे राइट में एक गैस है, लेफ्ट में दो गैस है, तो डेल्टा एनजी का जो वैल्यू होगा यहाँ पे इसको हम -1 बोल सकते हैं। तो केपी केसी, आर का वैल्यू हम लेंगे 0.0821, क्योंकि प्रेशर एटीएम में दिया हुआ था, टी होगा केल्विन में, और आपका पावर होगा -1 जो कि डेल्टा एनजी का वैल्यू होता है। इसको जब सॉल्व करोगे तो केसी का जो वैल्यू होगा वो नियर अबाउट निकल के आ जाएगा 9 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। बस आपको वैल्यूज पुट करना, सॉल्व करना है, इतना ही आपके पास काम करना है, ठीक। तो बच्चों लोग, ये था इस क्वेश्चन का डिस्कशन। इस क्वेश्चन के लेवल को हम मीडियम रखेंगे, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, एक ही कॉन्सेप्ट था, वैल्यूज पुट करना था। डिफिकल्टी क्यों है, क्योंकि कैलकुलेशंस में इसलिए मैं मीडियम रखा हूँ, नहीं तो इसका आंसर को हम लोग ईजी रखते हैं, और इसके लेवल को हम लोग ईजी रखते हैं। ये था बच्चों लोग आपके 29 जनवरी के शिफ्ट 1 के पेपर का एनालिसिस। अगर हम ओवरऑल पेपर के ट्रेंड को एनालाइज करें, आपके 27 के पेपर से पेपर का डिफिकल्ट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, थोड़ा पेपर कैलकुलेटिव हुआ है, और कहीं कहीं ज़्यादा कॉन्सेप्ट का यूज होना चालू। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके सेशन का जो भी रैंकिंग होगा आपके सेशन से निकाला जाएगा। तो आपको ये बहुत और नहीं करना है कि दूसरे सेशन के पेपर का लेवल इजी था, डिफिकल्ट था। आपको बस अपने सेशन में 100% एफर्ट को देना है, वही मैटर करेगा। बस अपने तैयारी में बिलीव रखो, जो भी 2 साल प्रिपरेशन की उसमें बिलीव रखना है, और अपना बेस्ट देखना है आपके आने वाले सेशन के लिए। बेस्ट ऑफ, मिलते हैं हम लोग अगले पेपर के एनालिसिस।